हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे माइटोसिस डिवीज़न। तो फ्रेंड्स, आज की ये टॉपिक एनसीईआरटी 11th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न से है। लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बेसिक फंडामेंटल को पढ़ लिया था। अगर आप पहली बार माइटोसिस पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस डिवीज़न या फिर एम फेज। तो फ्रेंड्स, माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू सेल साइकिल का क्विक रिवीजन करते हैं। सेल साइकिल के दो बेसिक फेज होते हैं, फर्स्ट इंटरफेज और सेकंड एम फेज। तो फ्रेंड्स, सेल साइकिल की शुरुआत इंटरफेज से होती है। इंटरफेज के 3 सब फेज होते हैं। कौन कौन से? G1, S और G2। तो फिर जब कोई सेल इंटरफेज में पहुंचती है तो उस सेल में 2 इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं। फर्स्ट, सेल न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। और सेकंड, सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, मतलब सेंट्रोसोम के नंबर का डबल हो जाना। और रही बात सेल ग्रोथ की, तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे सेल साइकिल में चलता रहता है। तो अब सेल में इंटरफेस हो जाने के कारण सेल में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, सेंट्रोसोम का नंबर भी डबल हो गया और सेल ग्रोथ होने की वजह से सेल का साइज भी बड़ा हो गया। अब ये सेल डिवीज़न के लिए एम फेज में पहुंच चुकी है। एम फेज के 2 बेसिक फेज होते हैं। कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो फिर कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और न्यूक्लियस डिवीज़न से एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये प्रोसेस 4 सब फेज में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो फ्रेंड्स, जब सेल में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो ये सेल साइटोकाइनेसिस होने के लिए आगे चली जाती है, जहाँ पर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फ्यूरो बनता है और वो धीरे धीरे गहरा होता जाता है और एट द एंड एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं माइटोसिस डिवीज़न। तो फ्रेंड्स, माइटोसिस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि माइटोसिस डिवीज़न में पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, इसलिए हमने कहा इक्वेशनल डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न को सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें सेल मटेरियल डिसअपीयर भी हो जाती हैं और फिर से अपीयर भी हो जाती हैं। तो हमने कहा मोस्ट ड्रामेटिक पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो फ्रेंड्स, माइटोसिस डिवीज़न एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। इसके अलग अलग स्टेज के बीच एग्जैक्ट डिफरेंस करना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, माइटोसिस डिवीज़न या एम फेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस और सेकंड साइटोकाइनेसिस। तो फ्रेंड्स, एम फेज की शुरुआत कैरियोकाइनेसिस से होती है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो फिर कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीज़न के 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो चलिए एम फेज में कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं, प्रोफेज। तो फ्रेंड्स, प्रोफेज को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, पहला अर्ली प्रोफेज और दूसरा लेट प्रोफेज। प्रोफेज के स्टार्टिंग में होने वाले चेंजेस को हम अर्ली प्रोफेज में पढ़ेंगे और प्रोफेज के एंड में होने वाले चेंजेस को लेट प्रोफेज में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस सेल में प्रोफेज से पहले इंटरफेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इंटरफेस में डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है और डीएनए के रेप्लिकेशन से न्यूक्लियस में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। साथ ही इंटरफेज में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो गया है, जिससे सेंट्रोसोम का नंबर भी डबल हो गया है। तो फ्रेंड्स, सेल के भीतर होता है न्यूक्लियस
और न्यूक्लियस के भीतर होता है क्रोमैटिन और क्रोमैटिन के भीतर होता है डीएनए और हिस्टोन। डीएनए और हिस्टोन आपस में बाइंड होके क्रोमैटिन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए पढ़ेंगे कि क्रोमैटिन के भीतर है डीएनए। तो फ्रेंड्स, ये कोई क्रोमैटिन है और इसके अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, लेकिन जब इस क्रोमैटिन में इंटरफेस हो जाएगा तो इसी क्रोमैटिन में डीएनए के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये डीएनए के मॉलिक्यूल आपस में उलझे हुए होते हैं और इस पोजीशन में इन्हें डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर प्रोफेज के स्टार्टिंग में इस क्रोमैटिन में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्रोमैटिन 2 क्रोमैटिड में चेंज हो जाती है और इन्हीं दोनों क्रोमैटिड को हम एक साथ कहते हैं क्रोमोसोम। तो फ्रेंड्स, हमारे एक क्रोमोसोम में है 2 क्रोमैटिड और उन दोनों क्रोमैटिड में है डीएनए के एक एक मॉलिक्यूल। तो फिर डीएनए के जो मॉलिक्यूल पहले उलझे हुए थे अब वो अलग अलग हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अर्ली प्रोफेज का डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पर हमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है। और सेंट्रोसोम, जिसका डुप्लीकेशन इंटरफेस के एस फेज में हो चुका था, वो अब सेल के अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट कर चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूक्लियस का क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमैटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो चुकी है और क्रोमैटिन का कंडेंस होना प्रोफेज का आइडेंटिकल फीचर है। तो फ्रेंड्स, अर्ली प्रोफेज के डायग्राम में आपको 4 क्रोमैटिन दिखाई दे रहे हैं। ये 4 क्रोमैटिन लेट प्रोफेज में 4 क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे। तो बताइए, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड। एक क्रोमैटिड में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। तो एक क्रोमोसोम में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड्स, जब हम लेट प्रोफेज में सेल को देखते हैं तो वहाँ पर हमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस नहीं दिखाई देते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर डिसअपियर हो जाते हैं। प्रोफेज के एंड में या फिर लेट प्रोफेज में न्यूक्लियस का क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। अर्ली प्रोफेज में 4 क्रोमैटिन थे तो 4 क्रोमैटिन से बन गए 4 क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि अर्ली प्रोफेज में क्लियर दिखाई दे रही थी, वो लेट प्रोफेज में टूटकर धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो चुकी है। और रही बात सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम अपने अपने ऑपोजिट पोल में लगभग पहुंच चुके हैं। आप अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज इन दोनों ही डायग्राम में सेंट्रोसोम को देखकर कंपेयर कर सकते हैं। अर्ली प्रोफेज में थोड़ा पास पास दिखाई दे रहे हैं और लेट प्रोफेज में एक दूसरे से दूर चले गए हैं पोल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम के चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल बन जाती है। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम एस्टर रेस कहते हैं। तो फिर सेंट्रोसोम और एस्टर रेस के इस कॉम्बिनेशन को हम एक साथ कहते हैं एस्टर। तो फ्रेंड्स, हमारे सेल में 2 सेंट्रोसोम हैं तो एस्टर भी 2 होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोफेज में इन्हीं दोनों एस्टर के बीच में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को एस्टर और स्पिंडल फाइबर को इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक साथ कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। तो फ्रेंड्स, कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज प्रोफेज हमने पढ़ लिया। अब दूसरा स्टेज पढ़ते हैं मेटाफेज। तो फ्रेंड्स, जब सेल प्रोफेज से निकलती है और मेटाफेज में इंटर कर रही होती है तो उस फेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इस फेज को आप प्रोफेज और मेटाफेज के बीच का फेज भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटकर धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी थी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में पहुंचते पहुंचते कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। अब डायग्राम देखिए, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है तो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया था। ये स्पिंडल फाइबर मेटाफेज पहुंचते पहुंचते क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाते हैं। सेंट्रोसोम, जो कि सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे थे, वो अब सेल के अपोजिट पोल में लगभग पहुंच चुके हैं।
ट्रांजिशन टू मेटाफेज के सभी क्रोमोसोम इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्रांजिशन टू मेटाफेज के डायग्राम को पहचानना है तो आप उसमें सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम इन दो चीज़ों को देखना। सेंट्रोसोम जो कि अपोजिट पोल में लगभग पहुंच चुके हैं और क्रोमोसोम जो कि इक्वेटर में पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये सेल अब कंप्लीटली मेटाफेज में पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, मेटाफेज कैरियोकाइनेसिस का सेकेंड स्टेज होता है। तो फ्रेंड्स, मेटाफेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी का स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा होता है, तो आंसर आपको पता है। मेटाफेजिक क्रोमोसोम को हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेटाफेज की शुरुआत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कम्प्लीटली डिसअपियर होने से होती है और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है तो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब डायग्राम देखिए। तो डायग्राम में सेंट्रोसोम अपने अपने ऑपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं और क्रोमोसोम जो कि इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे थे वो अब इक्वेटर में आ चुके हैं। इक्वेटर को मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेटाफेज को और जानने से पहले हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो फ्रेंड्स, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं। पहला क्रोमैटिड ये और दूसरा क्रोमैटिड ये, और ये दोनों क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो डायग्राम में जो आप ये येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे ही हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रोटीन के बने डिस्क होते हैं और इन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के जुड़ने के लिए अटैचमेंट साइट होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड को हम आपस में कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम होंगे तो उनके क्रोमैटिड को हम आपस में कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो फ्रेंड्स, अब डायग्राम देखिए। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड काइनेटोकोर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मेटाफेज में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहली तो ये कि क्रोमोसोम इक्वेटर की तरफ जाकर मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो गए, और दूसरी ये कि दोनों पोल के स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आकर जुड़ गए। अब ये सेल कैरियोकाइनेसिस के नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज पढ़ते हैं, एनाफेज। तो फ्रेंड्स, एनाफेज कैरियोकाइनेसिस का थर्ड स्टेज है। एनाफेज की शुरुआत में मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज्ड क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूटकर अलग होने लगते हैं। तो फिर सेंट्रोमियर के टूटने से जो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डॉटर क्रोमैटिड। तो फ्रेंड्स, सेंट्रोमियर से टूटने के बाद ये डॉटर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट से अलग कैसे हुए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एनाफेज की शुरुआत में सभी क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में इस प्रकार अरेंज थे, और फिर जब इनका सेंट्रोमियर टूटा तो ये क्रोमोसोम अलग अलग हो गए और इन्हें हमने कहा डॉटर क्रोमैटिड। अब ये डॉटर क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। तो फिर जो डॉटर क्रोमैटिड ऊपर की तरफ था वो नीचे के पोल की तरफ मूव करेगा, और जो डॉटर क्रोमैटिड नीचे की तरफ था वो ऊपर के पोल की तरफ मूव करेगा, मतलब ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर सेंट्रोमियर का डायरेक्शन पोल की तरफ होगा और क्रोमोसोम की आर्म उनके जस्ट पीछे होगी। तो चलिए सेम चीज़ को एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है क्रोमोसोम जो कि इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहे हैं। ये सभी क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के टूटने से बने हैं और अब इन्हें हम कहते हैं डॉटर क्रोमैटिड। ये डॉटर क्रोमैटिड सेल डिवीज़न होने के बाद जो नए न्यूक्लियस बनेंगे उसमें ये क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो फिर
आपको डॉटर क्रोमेटिड के ऊपर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो फ्रेंड्स, जब ये डॉटर क्रोमेटिड इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जाती है तो इसके सेंट्रोमियर का डायरेक्शन पोल की तरफ होता है और डॉटर क्रोमेटिड की आर्म सेंट्रोमियर के पीछे पीछे आती है। तो फ्रेंड्स, एनाफेज में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहली तो ये कि सेंट्रोमियर के टूटने से क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए और दूसरी ये कि सेंट्रोमियर के टूटने से नए बने डॉटर क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल की तरफ जाने लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रोमेटिड्स को पोल की तरफ खींचने का काम स्पिंडल फाइबर करता है। तो चलिए अब कैरियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज पढ़ते हैं, टीलोफेज। तो फ्रेंड्स, टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज है। टीलोफेज को रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो इवेंट्स प्रोफेज में हुआ उसका जस्ट ऑपोजिट टीलोफेज में होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में चेंज हो गए थे, लेकिन टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम डीकंडेंस होके क्रोमैटिन में चेंज हो जाएंगे। और क्रोमोसोम क्रोमैटिन में चेंज हो गए, इसका ये मतलब हुआ कि क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब क्रोमोसोम क्रोमैटिन में चेंज हो चुके हैं तो दोनों ही पोल में हमें क्रोमोसोम की जगह क्रोमैटिन दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, प्रोफेज में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गए थे। तो टीलोफेज में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो फिर टीलोफेज में क्या होगा कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि सेल के दोनों ही पोल में दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। नए बने न्यूक्लियस को ही डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, टीलोफेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई सुनिए। पहली तो ये कि क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल में चले गए और वहाँ पर वो क्रोमैटिन में चेंज होकर अपना आइडेंटिटी खो चुके। और दूसरी ये कि क्रोमोसोम क्लस्टर या क्रोमैटिन के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो गया और ऐसा होने से सेल के दोनों ही पोल में दो डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई देने लगे। और तीसरी चीज़ ये कि न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तीनों का रीफॉर्मेशन हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न। और आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक सेल में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एम फेज का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस में एक सेल में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया था। तो फ्रेंड्स, अब इस एक पेरेंट सेल को साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू दो डॉटर सेल में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फ्यूरो बनने से होती है। ये फ्यूरो या फिर खांच धीरे धीरे गहरी होती जाती है और एट द एंड एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। और इस प्रकार एनिमल के सोमैटिक सेल में माइटोसिस डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।